हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। बैक पेन की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक एक्सपर्ट से जो कि न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में है, और हम उनसे जानेंगे कि बैक पेन के क्या क्या सिम्टम्स हो जब आपको जो है हॉस्पिटल में आना चाहिए, कब आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी और कब आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर सर्जरी करानी पड़ती है तो वो कब कैसे होगी, कितने दिन लगेंगे, आगे क्या उसका रिजल्ट होगा, आप कितना आगे अपना काम खुद से कर पाएंगे। ये सारी चीजें हम जानेंगे आज हमारे एक्सपर्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड आज द एक्सपर्ट का। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करूंगी। ये हैं डॉक्टर संजीव पांडे। ये यहाँ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है हिमालयन हॉस्पिटल में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है माइंड योर बॉडी में। थैंक यू वेरी मच आप आए यहाँ पे। तो सर, हमारा जैसे कि ये बैक पेन की सीरीज चल रही है, तो उसमें हमारी कुछ डाउट्स थे जो हम आपसे पूछना चाहते थे न्यू सर्जरी से रिलेटेड। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे व्यूअर्स को कि बैक पेन में कब जो है पेशेंट को हॉस्पिटल में जाके दिखाना चाहिए। कमर का दर्द एक आम समस्या है जो आजकल के समय में बहुत ज्यादा लोगों को प्रेजेंट है। पुरुषों को तो ये समस्या हो ही सकती है, लेकिन ज्यादातर घरों में ये महिलाओं को ये समस्या प्रेजेंट रहती है, जिसमें क्या है कि वो घर में काम करने के दौरान या बार बार आगे झुक के लंबा काम करने के दौरान उनको ये दर्द महसूस होता है। तो हमें ये समझना है कि जो एक आम दर्द है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कमर दर्द है तो शायद एक कुछ समय तक उसको एक सामान्य सिम्टम मान के या सामान्य लक्षण मान के हम उसका कुछ समय तक वेट कर सकते हैं कि वो घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाए। लेकिन जब ऐसा समय आ जाए कि वो आपको लगे कि कमर का जो दर्द है वो धीरे धीरे नीचे थोड़ा साइड में किसी एक साइड में दाहिने या बाई तरफ पिछले हिस्सों में आ रहा है, या उसके बाद धीरे धीरे जब ऐसा समय आ जाए कि वो सेम दर्द आपका पैरों में आना शुरू हो जाए, जांघ के पिछले हिस्से में अगर वो दर्द आने लगे, या उसके बाद घुटने के नीचे अगर किसी को ये महसूस होने लगे कि पैर के एक तरफ से होता हुआ वो तलवे की तरफ जा रहा है या किसी एक तरफ को जा रहा है, तब वो समय आ जाता है जब आपको हॉस्पिटल का कंसल्टेशन जरूर करना चाहिए। जी। तो हॉस्पिटल जब पेशेंट आता है तो उसकी क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस जो है वो मतलब हो सकते हैं, उसको प्रिपेयर रहना चाहिए उसके लिए। जी, एक ऐसे समय पर जब पेशेंट आता है जब जिसको सिर्फ और सिर्फ कमर दर्द की समस्या है, जिसका कोई भी दर्द पैरों में नहीं जा रहा है, या पेशेंट ऐसा है कि जिसको बहुत लंबे समय तक दूरी तक वॉक करने में या टहलने में समस्या नहीं हो रही है, ऐसे समय तक पेशेंट का सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरे जो कि 200 से 400 रुपए में संभव है, उस एक एक्सरे में पेशेंट का काम चल जाता है। लेकिन यदि कोई मरीज ऐसा है जिसको इतना ज्यादा दर्द है कि कमर दर्द के साथ में उसको पेन जो है वो पैरों में भी जा रहा है, और इतना दर्द हो रहा है कि वो कुछ समय के बाद 100 मीटर या 200 मीटर या ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर चलने के बाद में मरीज को बार बार बैठना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में ये आवश्यक हो जाता है कि हम ये जानकारी प्राप्त करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरीज को स्लिप डिस्क की शुरुआत हो रही हो, या ऐसे एक जिसको सामान्य लैंग्वेज में हम एक बीमारी जिसको शियाटिका कहते हैं या शाइटिका कहते हैं, कहीं उसकी शुरुआत तो नहीं हो रही है। तो यदि ऐसा लक्षण सस्पेक्टेड है तो हो सकता है कि मरीज को एमआरआई करवाने की अभी आवश्यकता पड़े, और अगर एमआरआई करवाते हैं तो बहुत अलग अलग सेंटर्स पे इसकी लागत 3000 से 5000 या 6000 रुपए तक में एमआरआई की सुविधा भी उपलब्ध है। जी बिल्कुल, ये तो आजकल एमआरआई तो हर जगह हो ही जाती है। जी। तो जैसे आप अगर बैक पेन से या जो भी आपने समस्याएं बोली कि पैरों में आ रहा है, तलवों में आ रहा है, अगर ऐसा कोई मरीज आता है तो क्या उसके पास सर्जरी ही एकमात्र उपाय है? जी नहीं, मैं इस बारे में ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मरीज डॉक्टर्स के पास इसलिए भी आने में डरते हैं कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये शंका रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अस्पताल आऊं तो मुझे आते ही डॉक्टर बता दें कि आपको तो ऑपरेशन की आवश्यकता है या आपको इन किसी दवाओं की आवश्यकता है या कुछ ऐसा करना है। ज्यादातर मरीज जिनको कमर दर्द की शिकायत है, और स्पेशली वो मरीज जो कि कम समय से दर्द से पीड़ित हैं, जैसे जिनको दर्द 1 महीने से है, 2 महीने से है या 3 महीने से है, ऐसे ज्यादातर मरीज, मैं कहूंगा 80% से ज्यादा मरीज ऐसे होते हैं जो कि दवाओं के माध्यम से और उसके बाद एक्सरसाइज के माध्यम से, जो स्पेशल एक्सरसाइजेस होती हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट उनको एक्सप्लेन करते हैं, जो कि वो घर पे भी कर सकते हैं और उनको रोज रोज हॉस्पिटल आने की जरूरत भी नहीं है, उनसे उनको काफी सुधार महसूस हो जाता है। और कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो लेने होते हैं, ऐसी चीजें नहीं करनी होती, जैसे हमें वेट बेयरिंग नहीं करनी होगी, आगे जो कि काम नहीं करना होता, जो कि आपको एक अस्पताल में आसानी से एक्सप्लेन किया जाता है। तो उसके बाद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसमें बहुत सुधार होता है। तो अस्पताल जाने के पहले सिर्फ मन में ये डर नहीं रखना चाहिए कि अगर मैं अस्पताल गया या गई तो ऐसा ही होगा कि डॉक्टर मुझे ऑपरेशन की ही सलाह दे देंगे। ज्यादातर संभावना ये है 80 से 90% केसेस में कि शायद हो सकता है कि आपको
प्रॉपर तरीके की एक्सरसाइज, कुछ सावधानियां और कुछ दवाएं ऐसी बताई जाए जिससे आपको बहुत आराम मिल जाए। जी, तो आप इसलिए डरिए नहीं। और अगर मान लीजिए बहुत सारे पेशेंट्स को ये डर रहता है कि हम अगर ऑपरेशन कराएंगे तो उनको चिंता रहती है, उन्हें समझ नहीं आता कि आगे हमारी लाइफ कैसी होगी, उसके आगे ट्रीटमेंट ऑपरेशन के बाद से हमारा कितना इम्प्रूवमेंट होगा लाइफ में, और हम ऐसा तो नहीं कि हम अभी दर्द के साथ चल रहे हैं पर हम आगे वो भी ना कर पाए। तो आप इसके बारे में उनका क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ज्यादातर लोग जो सोसाइटी में हैं, हमेशा वो लोग दूसरों के मुंह से ऐसा सुनते चले आते हैं कि कभी कोई किसी रिश्तेदार ने या किसी जानने वाले ने ये बताया कि स्पाइन की सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है या ऑपरेशन के बाद उनको राहत नहीं मिलेगी। तो जब हम ये बात कर चुके हैं कि 70 से 80% मरीज या 90% तक मरीज बिना ऑपरेशन के ट्रीट हो जाते हैं, और आप विश्वास माने कि अगर आप अस्पताल आते हैं तो आपको उसके बारे में उचित सलाह दी जाती है। पर यदि आपके एमआरआई स्कैन में ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ज्यादा दबाव है आपकी नसों पर और शायद ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो ऐसे समय पे स्पाइन की जो सर्जरी है वो बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही सफल सर्जरी होती है। तो किसी को भी अपने मन में ये भ्रांति या संशय नहीं रखना चाहिए कि अगर हम सर्जरी कराएंगे तो मेरे दोनों पैरों में कमजोरी आ जाएगी या मैं जीवन भर नहीं चल पाऊंगा। इसका खतरा बहुत ही कम रहता है, मतलब 1 से 2% से भी कम इसका खतरा रहता है कि मरीज की हालत में कम सुधार हो। ज्यादातर मरीज जिनकी हम लोग सर्जरी करते हैं, चाहे वो पैरों में दर्द जाने के लिए हो या जिस तरह, जब सर्जरी का डिसीजन बन जाता है उसके बाद उनको बहुत अच्छा सुधार आता है ऑपरेशन के बाद में, और पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद में ऑपरेशन के बाद में वो बहुत सफलतापूर्वक अच्छी लंबी डिस्टेंस तक वॉक कर सकते हैं, काफी दूर पैदल चल सकते हैं, और रोजमर्रा की जो जिंदगी में होने वाले काम है उनको और अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमारे जो मरीज आते हैं तो उनके पास ऑपरेशन के क्या क्या ऑप्शंस, मतलब क्या क्या टेक्निक ऑपरेशन के? एक लंबे समय तक मैडम ये है कि काफी समय तक ऑपरेशंस किए जाते थे तो बिना माइक्रोस्कोप के होते थे, बट अभी तो बहुत सारी अत्याधुनिक तकनीकें अवेलेबल है जिसमें ज्यादातर ऑपरेशन सेंटर्स पे होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक विधि से उनका ऑपरेशन किया जाता है, और जिसमें एक बहुत ही छोटा चीरा, जो कि ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का एक छोटा चीरा लगाकर बोन का एक बहुत ही छोटा हिस्सा हटाकर उसके माध्यम से जो डिस्क है वहां से निकाल देते हैं, या नसों पे दबाव डालने वाले जो लिगामेंट्स होते हैं उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी सेंटर्स हैं जहां पर एंडोस्कोपिक विधि से होने वाली सर्जरी भी आजकल उपलब्ध है, जिसकी लागत थोड़ी सी ज्यादा होगी। और ये भी पब्लिक के लिए समझना आवश्यक है, आम जनता के लिए, कि हर मरीज को हर तरह की सर्जरीज नहीं की जा सकती। तो जब आप अस्पताल जाते हैं तो ये आशा ना रखें कि हमारा डॉक्टर हमारी लेजर विधि से ही सर्जरी करेगा या एंडोस्कोपिक विधि से ही सर्जरी करेगा। सबसे ज्यादा केसेस में होने वाली जो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है वही सबसे सफल तकनीक है, और पेशेंट्स को सबसे ज्यादा रिलीफ उसी तकनीक से मिलता है। बहुत सारे मरीजों को सर ऐसा डर होता है कि वो क्या कहते हैं कि कब तक, पता नहीं कब तक उनको बेड पे रहना पड़ेगा या कब तक वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ पाएंगे। तो सर्जरी के बाद से जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स है, तो नॉर्मली कितने दिनों के बाद से पेशेंट जो है अपनी रोजमर्रा के जो काम है वो खुद से कर पाता है और दूसरों पे कम डिपेंडेंट हो पाता है? जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ज्यादातर लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी स्पाइन सर्जरी होती है, एक सर्जरी की औसत ड्यूरेशन लगभग 1 से 2 घंटे की होती है, और हम अपने पेशेंट्स को ये प्रमोट करते हैं कि आप उसी दिन शाम से चलना शुरू कर दें। बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको ऑपरेशन की वजह से उस जगह पे थोड़ा दर्द रहता है और वो खुद ही ये चूज करते हैं कि नहीं, हम कल से टहलना शुरू करेंगे। लेकिन ये इतनी सफल सर्जरी है कि आप अगले दिन सुबह से ही टहलना शुरू कर सकते हैं या 2 दिन बाद टहलना शुरू कर सकते हैं। अगर मरीज को कम दर्द है तो वो उस दिन भी टहल सकता है जिस दिन उसका ऑपरेशन हुआ है। और ज्यादातर केसेस में हम अपने मरीजों की 2nd डे या 3rd डे छुट्टी कर देते हैं, जिससे कि वो जाके अपना घर पे रेस्ट कर सके। 7वें दिन जब ऑपरेशन के टांके कट जाते हैं तो उसके बाद मरीज अपना जीवन शैली नॉर्मल तरीके से 1 महीने के बाद रिज्यूम कर सकता है। तो अगर जैसे ऑपरेशन है तो लगभग कितना पेशेंट को मान के चलना चाहिए कि लगभग कितना खर्च आ सकता है ऑपरेशन में, कि उस हिसाब से वो अपने आप को प्रिपेयर करके रखे? बिल्कुल, ज्यादातर मरीजों में ये एप्रीहेंशन रहता है, ये चिंता रहती है कि कितने समय तक वो अपने कितना कॉस्ट लाएगी इस सर्जरी के बारे में। तो ज्यादातर मरीज ऐसे रहते हैं जिनको नॉर्मल डिस्केक्टमी की जरूरत होती है या नसों को फ्री करने वाला ऑपरेशन जिसको फ्लैबेक्टमी और लैमिनेक्टमी कहते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उस बेसिस पे बताना चाहूंगा कि ज्यादातर प्रदेश सरकारों ने ये स्कीम चला रखी है जिसमें ये सर्जरी कवर्ड है। तो 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं या जिनका राशन कार्ड है, उनके लिए ये सर्जरी पूरी तरह से मुफ्त तरीके से उपलब्ध है। 100% फ्री सर्जरी है। यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये सर्जरी कराते हैं तो भी उस कंडीशन में आपका खर्चा लगभग 20,000 से लेकर 30,000 रुपए के बीच में आता है इस सर्जरी का।
और अगर आप बहुत बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो वो भी आपको लगभग 70,000 से लेकर लगभग 1 लाख रुपए के बीच में ये सर्जरी कर सकते हैं। तो अगर मध्यम वर्गीय परिवार है तो उनके लिए आंसर है कि लगभग 30,000 रुपए। अगर बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं तो उनके लिए ये सर्जरी ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में या बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। जैसे हम अपने हॉस्पिटल में भी ये सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि कई लोग मरीज इस चक्कर में ऑपरेशन नहीं करा पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कितना खर्चा आएगा। तो अगर फ्री में अगर इलाज हो रहा है जैसे कि बता रहे हैं, और जहाँ पे सर देखते हैं हिमालयन हॉस्पिटल में, वहां पे भी ये सुविधा उपलब्ध है। तो आप जहाँ पे भी हो, जहाँ भी रहते हो, आप अपने यहाँ जाके पता करिए और आप देखेंगे कि जितना आप सोच रहे हैं उतना मुश्किल नहीं है ये सर्जरी। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे यहाँ पे आए और आपने हमें ये सारी चीजें बताई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी और नहीं होती है और लोग वैसे ही सोच के डर जाते हैं पहले से ही कि आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपकी स्पाइन में अगर ऑपरेशन होगा तो मतलब कुछ गड़बड़ ही होने वाला है या ऑलरेडी उनका बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका है। तो आपने ये सारे डर लोगों के निकाले, आपने ऑप्शंस बताए हमको कि क्या क्या हो सकता है, और आपने ये भी देखा, आपने सुना डॉक्टर से कि आप उसके ऑपरेशन के बाद से ऐसा नहीं है कि आपका चलना फिरना ही बंद हो गया और आप बिल्कुल बेड पे आ गए, ऐसा नहीं है। आपने सुना कि अगले दिन से जो है आप खड़े हो सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप अपना काम खुद से कर सकते हैं। तो इसलिए डरिए नहीं, हॉस्पिटल जाने में, एक बार कंसल्ट कराने में, डॉक्टर से मिलने में कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सर्जरी के लिए ही बोलेंगे। आप एक बार वहां पे जाइए, डॉक्टर से मिलिए, बात करिए और प्रॉपर आप सही तरीके से उस दर्द को झेलने की जगह आप हॉस्पिटल जाके एक सही वजह पता लगाइए कि किस वजह से आपको दर्द हो रहा है और उसका सही इलाज क्या है। तो उस दिशा में जब आप इलाज करेंगे तो आपका दर्द कम होगा, आपकी क्वालिटी जो है लाइफ की वो सुधरेगी और आप अपने बाकी काम जो है वो काफी अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही था। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरी चीजों के बारे में टॉपिक में बात करेंगे और अगर सर हम फिर से आपको बुलाएंगे अपने वीडियोस में। कमेंट, आपको भी अगर किसी बारे में जानना हो, अगर आप कोई चीज पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम डॉक्टर से पूछ के आपको उसका जवाब बताएं। इसके अलावा अगर आप ये सारी चीजें वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे और मेरे को फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सर।